हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विनायक एग्रो क्लासेज पर हार्दिक स्वागत है। तो अपन पढ़ रहे थे 12th एग्रीकल्चर। इसमें अपने फर्स्ट चैप्टर हैं सस्य विज्ञान मृदा एवं बीज। उसका अपने 3 लेक्चर में उसको कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी ने वो नहीं देखी हो तो जाकर तीनों लेक्चर आप देख लें। और ये आज का सीजन होने वाला है। इस चैप्टर के सबसे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनमें से पक्का है कि इनमें से ही क्वेश्चन आएगा, इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो सब ध्यान लगा के आप इनको समझ लो और इनको देखना ठीक से। और अपने जो भी साथी हैं उनको सभी को एक क्लास शेयर कर दें ताकि वो भी बढ़िया कर सकें। और एक गारंटी के साथ कह रहा हूँ, उनमें से आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इस चैप्टर में से। तो अपन समय नहीं हुए इसको स्टार्ट करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है, पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है? एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है? ग्रीक, जर्मन, इंडियन और इंग्लिश। तो जो अपना एग्रोनॉमी जो सस्य विज्ञान है ना, वो ग्रीक भाषा शब्द है। कौन सी भाषा का? ग्रीक भाषा का शब्द है। इसके बाद सेकंड है, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारक है। यानी मृदा जो फर्टिलिटी है उसको प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारक कौन सा है? पैतृक पदार्थ, मृदा की भौतिक दशा, मृदा की स्थिति, मृदा जुताई का ढंग। तो जो मृदा उर्वरता है उसको प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारक है पैतृक पदार्थ। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाला कारक है। यानी जो मृदा की जो उत्पादकता है उसको प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो फर्स्ट है मृदा उर्वरता, सेकंड है मृदा की भौतिक दशा, थर्ड है मृदा की स्थिति और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो जो मृदा की उत्पादकता है उसको प्रभावित करने वाले तीनों ही कारक हैं। मृदा की उर्वरता भी उसको प्रभावित करते हैं, मृदा की भौतिक दशा भी और मृदा की स्थिति भी। तो इसमें आएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वृक्ष रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है जो वायुसरण को रोकने में सहायक है? यानी कौन सा ऐसा वृक्ष है जो रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है और जो वायु द्वारा जो सरण होता है उसको रोकने में सहायक है? तो कौन सा वृक्ष है? वो है खेजड़ी वृक्ष। फर्स्ट आएगा इसमें। इसके बाद है पांचवा क्वेश्चन है, आधार बीज का स्रोत है। यानी आधार बीज का स्रोत कौन सा है? आधार बीज की कौन से बीज से प्राप्त होता है? तो अपने चार पर बीज के चार प्रकार पढ़े थे, मूल केंद्रक, प्रजनक, आधार बीज और परमाणु बीज। जो आधार बीज है ना वो किसका स्रोत है? तो है प्रजनक बीज का। ठीक है, तो इसमें आएगा फर्स्ट। फर्स्ट क्या? इसमें आएगा सेकंड। जो आधार बीज है वो किसका स्रोत है? आधार बीज प्रजनक बीज का स्रोत है। इसके बाद है सिक्स्थ क्वेश्चन है, प्रमाणित बीज का स्रोत है। प्रमाणित बीज का स्रोत कौन सा है? तो प्रमाणित बीज का किस बीज से प्राप्त होता है? जो प्रमाणित बीज है वो आधार बीज से प्राप्त होता है। ठीक है। इसके बाद जो सेवन क्वेश्चन है, प्रजनक बीज पर किस रंग का टैग लगा रहता है? जो प्रजनक बीज होता है उस पर किस रंग का टैग लगा रहता है? फर्स्ट है सुनहरा पीला, सेकंड है सफेद, थर्ड है नीला, फोर्थ है कोई नहीं। तो जो प्रजनक बीज होता है उस पर सुनहरा पीला रंग का टैग लगा रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टैग भी। इसके बाद आठवां क्वेश्चन है अपना, आधार बीज पर किस रंग का टैग लगा रहता है? जो अपना आधार बीज है उस पर किस रंग का टैग लगा रहता है? जो आधार बीज होता है उस पर पीला लगा रहता है या सफ़ेद लगा रहता है या नीला लगा रहता है? तो आधार बीज पर सफ़ेद रंग का टैग लगा रहता है। ठीक है। इसके बाद है प्रमाणित बीज पर किस रंग का टैग लगा रहता है? जो प्रमाणित बीज होता है उस पर किस रंग का टैग लगा रहता है? पीला, सफ़ेद, नीला या कोई नहीं? तो इस पर नीला रंग का टैग लगा रहता है। जो प्रमाणित बीज होता है उस पर नीले रंग का टैग लगा रहता है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है। जो खेजड़ी है रेगिस्तानी क्षेत्र में पाए जाने वाला वृक्ष जो वायुसरण को रोकने में बहुत सहायक है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया, सेकंड है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, थर्ड है टेकोमेला अंडुलाटा, फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा आंसर है सही होगा? तो खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, अनाज के बीजों में भंडारण के समय नमी कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? यानी कितने प्रतिशत से अधिक अनाज के बीजों में नमी नहीं होनी चाहिए जब अपन भंडारण करते समय? तो 8% से अधिक, 10% से अधिक, 12% से अधिक या 14% से अधिक। तो जो अनाज के बीज होते हैं उनको भंडारण के समय उनमें नमी की मात्रा 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है, अच्छे बीज का वास्तविक उपयोगिता मान कितने प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए? जो अच्छा बीज होता है उसका वास्तविक उपयोगिता मान
कितने प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए? 65% से कम, 75% से कम, 85% से कम या 95% से कम। जो अच्छे बीज का वास्तविक उपयोगिता 75% से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद प्रजनक बीज का स्रोत है। जो प्रजनक बीज है उसका स्रोत कौन सा है? प्रजनक बीज किस बीज से प्राप्त होता है? तो होता है मूल केंद्रक बीज से। ठीक है। इसके बाद बीज कितने प्रकार का होता है, यानी बीज के प्रकार कितने हैं? एक प्रकार का, दो प्रकार का, तीन प्रकार का या चार प्रकार का। जो बीज होता है वो अपने पढ़े थे उसके प्रकार। तो पहला पढ़ा था मूल केंद्रक, सेकंड पढ़ा था प्रजनक, थर्ड पढ़ा था आधार और फोर्थ पढ़ा था प्रमाणित। तो बीज है ना वो चार प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? चार प्रकार का। तो इसमें आएगा चार। मक्का की संकुल किस्मों में आधार बीज व प्रमाणित बीज की पृथक्करण दूरी रखनी चाहिए। पृथक्करण दूरी क्या होती है? यानी फसल की एक फसल है उसकी दो दो किस्में हैं, उनके आनुवंशिकता को बनाए रखने के लिए उनमें एक निश्चित दूरी अपनाई जाती है, उसे पृथक्करण दूरी कहते हैं। और मक्का की संकुल किस्मों में जो आधार बीज है और प्रमाणित बीज में कितनी रखनी चाहिए? 400 से 400 आधार बीज की और प्रमाणित बीज की 200, या फिर 600, 300, या फिर 10 या 5, या फिर सभी। जो मक्का की जो संकुल किस्में हैं उनमें आधार और परमाणु बीज की जो पृथक्करण दूरी वो 400 और 200 रखनी चाहिए। इसके बाद मक्का के संकर किस्मों में आधार बीज और प्रमाणित बीज की पृथक्करण दूरी रखनी चाहिए। जो मक्का की जो संकर किस्में हैं वो होती संकुल किस्में और ये संकर किस्में, इनमें आधार बीज और प्रमाणित बीज की पृथक्करण दूरी 600 से और 300 रखनी, यानी 600 तो आधार बीज की और प्रमाणित बीज की 300 रखते हैं। इसके बाद है 17वां क्वेश्चन, कौन सा बीज किसानों को फसल उत्पादन के लिए बेचा जाता है? यानी कौन सा ऐसा बीज है जो फसलों को फसल का उत्पादन करने के लिए बेचा जाता है? तो वो है मूल केंद्रक बेचा जाता है, या फिर प्रजनक, या आधार, या प्रमाणित बीज। चार प्रकार के बीज पड़े थे। तो इनमें से कौन सा बीज है जो किसानों को फसल उत्पादन के लिए बेचा जाता है? तो वो है प्रमाणित बीज। कौन सा है? प्रमाणित बीज। ये जो प्रमाणित बीज है वो किसानों को फसल उत्पादन के लिए बेचा जाता है। इसके बाद है अति लघुरात्मक प्रश्न। ये अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। इसके बाद है अति लघुरात्मक प्रश्न। तो अति लघुरात्मक प्रश्न में सबसे पहला है सस्य विज्ञान। तो अपने सस्य विज्ञान किसे ये पूछ रहे हैं, सस्य विज्ञान किसे कहते हैं? तो अपन ने देखा था। तो किसे कहते हैं सस्य विज्ञान? यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन और जो मृदा प्रबंधन के सिद्धांत और क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सस्य विज्ञान कहते हैं। तो क्या सस्य विज्ञान। इसके बाद है सेकेंड है सस्य विज्ञान की आवश्यकता किन किन क्षेत्रों में है? यानी सस्य विज्ञान है उसकी आवश्यकता किन किन क्षेत्रों में है? तो अपन ने उनके क्षेत्र भी पढ़े थे। तो अपने पढ़े थे उसमें कृषि के क्षेत्र में, नियोजन के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में और उद्योग के क्षेत्र में। तो इसका आंसर ये होगा। इसके बाद है मृदा उत्पादकता क्या है? यानी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जितना भी फसल का उत्पादन होता है वो उसके मृदा की उत्पादकता कहलाती है। तो ये मृदा उत्पादकता हो गया। इसके बाद है मृदा उर्वरता। यानी जो पौधे की वृद्धि के लिए अनुकूल दशाओं में मृदा द्वारा जो आवश्यक पोषक तत्वों को उचित मात्रा में जो प्रदान करने की जो मृदा की जो क्षमता होती है वह क्या कहलाती है? मृदा की उर्वरता कहलाती है। तो ये होगी मृदा उर्वरता की डेफिनेशन। इसके बाद है मृदा क्षरण किसे कहते हैं? यानी जो भौतिक रूप से जो मिट्टी के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर कट कर जाने की क्रिया जो होती है उसे मृदा का क्षरण कहते हैं। ठीक है। उसके बाद सिक्स है मृदा संरक्षण किसे कहते हैं? यानी जो भौतिक रूप से जो भी मिट्टी का कटाव होता है उनसे भौतिक रूप से जो भी श्रम शक्तियों द्वारा कटने और मृदा की कटने और बहने से जो बचाने की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? मृदा संरक्षण कहते हैं। इसके बाद है बीज किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है? तो अपने बीज किसे कहते हैं? तो पुष्प के परिपक्व बीजाणु को बीज कहते हैं। और अपने एक और परिभाषा डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर वो याद रखना चाहो तो वो याद रख लेना। तो और बीज के कितने प्रकार होते हैं? तो बीज चार प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? चार प्रकार का होता है। पहला कौन सा था? मूल केंद्रक, सेकंड है प्रजनक, थर्ड है आधार बीज और फोर्थ है प्रमाणित बीज। इसके बाद एट्थ क्वेश्चन है मृदा क्षरण को रोकने के लिए उगाए जाने वाले वृक्षों के नाम। तो मृदा जो क्षरण है उसको रोकने के लिए विभिन्न वृक्ष लगाए जैसे जैसे खेजड़ी, रोइडा, बम्बूल और ऐसे वृक्ष लगाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद पृथक्करण दूरी से क्या अभिप्राय है? यानी पृथक्करण दूरी से क्या अभिप्राय है? यानी कोई भी फसल है और उसकी दो किस्में बो रखी हैं। तो कोई भी फसल की दो किस्मों के मध्य आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए एक निश्चित दूरी अपनाई जाती है उनमें, तो उसे क्या कहते हैं? पृथक्करण दूरी कहा जाता है। बलकृत सुसुप्तावस्था। यानी बलकृत सुसुप्तावस्था क्या होती है? तो ये सुसुप्तावस्था का एक प्रकार है बलकृत सुसुप्तावस्था। इसमें क्या होता है कि जो बीज का जो जब बीज अधिक बुआई करते हैं तो वो अधिक गहराई में चल जाता है, तो उसके ऊपर मृदा का भार इस रहता है और उसको CO2
उसमें मिट्टी में ज़्यादा CO2 की मात्रा होती है और उसको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। इस वजह से उसका अधिकरण में जाने की वजह से उसका अंकुरण नहीं होता है और इस प्रकार की जो सुसुप्तावस्था होती है वो बलकर सुसुप्तावस्था कहलाती है। इसके बाद है त्वरित क्षरण। तो त्वरित क्षरण वो होता है जब कोई भी जो भूमि है, जब उसको पशुओं के द्वारा चराकर या अपन खोद कर या जोत कर उसको वनस्पति विहीन कर देंगे और उसके बाद में जब पानी गिरेगा तो वो सीधा मृदा में गिरेगा और वहाँ से मृदा का पानी के द्वारा क्षरण होगा, यानी मिट्टी कटेगी और एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा के कण चले जाएंगे। तो इस प्रकार जो भी जो क्षरण होता है वो त्वरित क्षरण कहलाता है। ये कृत्रिम से मनुष्य के द्वारा होता है। ठीक है। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है जलीय क्षरण किसे कहते हैं? यानी जो जल के द्वारा मिट्टी के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की जो क्रिया होती है कटकर, वो जलीय क्षरण कहलाता है। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है वायवीय क्षरण किसे कहते हैं? तो वायु के द्वारा जो मिट्टी के कणों का एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर जो जाने की क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? वायवीय क्षरण कहलाती है। इसके बाद है रेल क्षरण किसे कहते हैं? जब कोई भी कहते हैं तो वो तो पूरा समतल तो रहेगा ही नहीं, है ना, उसमें ढाल रहेगी। तो जब पानी आएगा तो ढाल के अनुसार जब पानी बहेगा तो उसमें छोटी छोटी नालियाँ बन जाती हैं। तो उन नालियों के जो नालियाँ बनती हैं उनको ही रेल क्षरण कहते हैं। ठीक है। और 15वां क्वेश्चन है अवनालिका क्षरण क्या है? जो अपने जो इसके पहले पढ़ा रेल क्षरण। जो रेल क्षरण के द्वारा जो भी छोटी छोटी नालियाँ बन जाती हैं उनमें जब पानी अधिक अधिक गति से बहता है तो वो जो छोटी छोटी नालियाँ हैं वो अधिक और गहरी हो जाती हैं और उनमें पानी अधिक मिट्टी का ज़्यादा कटा हो जाता है, अधोमर्दा भी करने लग जाती हैं। तो इस प्रकार का जो क्षरण होता है वो अवनालिका क्षरण कहलाता है। इसके बाद है 16 क्वेश्चन है प्रसरण किसे कहते हैं? 16 क्वेश्चन है प्रसरण किसे कहते हैं? तो प्रसरण यही है कि जो मृदा की जो ऊपरी परत है, जो मृदा की जो भी ऊपरी परत है उसमें पानी के साथ वो एक साथ बह जाती हैं तो पूरी पूरी परत, तो इस प्रकार जो क्षरण होता है उसको प्रसरण कहा जाता है। इसके बाद 17वां क्वेश्चन है बौछार क्षरण। जब जो वर्षा की बूंदें जमीन पर पड़ती हैं तो वहाँ से मिट्टी के कण अपने स्थान से छिन्न भिन्न हो जाते हैं, तो इस प्रकार का जो क्षरण होता है उसे बौछार क्षरण कहते हैं। इसके बाद 18वां क्वेश्चन है पलवार या मल्चिंग किसे कहते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पलवार या मल्चिंग किसे कहते हैं? तो पलवार या मल्चिंग वही है जो मिट्टी की जो ऊपरी परत है उसको घास फूसों के द्वारा या फिर फसल अवशेष के द्वारा कूड़ा करकट के द्वारा ढक कर जो मृदा का संरक्षण करना है क्या कहलाता है? पलवार या मल्चिंग कहलाता है। ठीक है। इसके बाद है 19वां क्वेश्चन है ले फार्मिंग किसे कहते हैं? ले फार्मिंग यानी फसलों के साथ घास को भी जो उगाने की जो विधि होती है उसी क्या कहते हैं? ले फार्मिंग कहते हैं। उच्चलन। इसके बाद है उच्चलन। तो उच्चलन में यही है कि 0.1 mm से 0.5 mm के जो भी कण हैं वो अपने स्थान से थोड़े उछल कर थोड़े दूर जाकर वापस नीचे गिर जाते हैं। इस पर ये जो क्रियाएं हैं वो उच्चलन कहलाती हैं। ये भी एक प्रकार का क्षरण है। इसके बाद है निलंबन। तो जो भी 0.1 mm से जो कम आकार के जो भी व्यास से 0.1 mm व्यास से जो कम आकार के जो भी कण हैं वो वायु के साथ उठकर और जो वातावरण है उसमें निलंबित अवस्था में रहते हैं। तो ये भी एक प्रकार का क्षरण है जो वायु के द्वारा होते हैं। ये निलंबन क्षरण कहलाता है। इसके बाद है सतह सर्पण। तो जो भी 0.5 mm व्यास से अधिक व्यास वाले जो कण हैं वो अपने स्थान से थोड़ा आगे दूर चलकर थोड़ा आगे और अपने स्थान से हटकर थोड़ा घिसकर और घिसते हुए आगे चले जाते हैं। इस प्रकार से सतह का सर्पण होता है। ठीक है। इसके बाद है 23वां क्वेश्चन है बीज ओज क्या है? यानी बीज का बीज का जल्दी से जल्दी अंकुरित होने की जो क्षमता होती है उसे वो क्या कहलाता है? बीज ओज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 24वां क्वेश्चन है बीज की जीवन क्षमता से क्या अभिप्राय है? तो बीज की जीवन क्षमता यही है कि बीज का अधिक समय तक उगने की क्षमता होती है वो क्या कहलाती है? बीज की जीवन क्षमता कहलाती है। इसके बाद है रोगिंग। रोगिंग क्या कहलाती है? तो रोगिंग भी इंपॉर्टेंट है। जब अपन खेत पे जाते हैं और अपने कोई फसल बो रखी है, जब उसमें दूसरी फसल के या फिर अन्य खरपतवार के इनके पौधे उगे हुए रहते हैं तो उनको आग के द्वारा उखाड़ कर बाहर फेंकने की जो क्रिया होती है उससे क्या कहते हैं? सुसुप्तावस्था ये रोगिंग कहलाती है। ठीक है। इसके बाद 26वां क्वेश्चन है सुसुप्तावस्था या डोरमेंसी। तो मतलब ये एक सुसुप्तावस्था बीज की वह अवस्था है इसमें जो जो बीज की जो सक्रिय वृद्धि है ना वो कुछ काल के लिए निलंबित हो जाती है और बीज अंकुरित नहीं हो पाता है, इसे डोरमेंसी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आते हैं अपने लघुरात्मक प्रश्न। ठीक है। लघुरात्मक प्रश्न में फर्स्ट है सस्य विज्ञान का महत्व लिखिए। यानी जो भी सस्य विज्ञान का महत्व आपने पढ़ा था शुरू में वो लिखना है इसमें। सेकेंड है सस्य विज्ञान के कार्य क्षेत्र आपने पढ़े अभी बताया था मैंने पहले, कृषि उत्पादन वाला और नियोजन में व्यवसाय में उद्योग में उनको विस्तृत लिखना है। ठीक है। इसके बाद थर्ड है मृदा उत्पादकता एवं मृदा उर्वरता में अंतर लिखिए। जो मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता में जो अंतर बताए थे मैंने तो उनमें इसमें चार चार अंतर आपको याद करने हैं। ठीक है।
इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है वायु द्वारा सरण की प्रक्रिया को समझाइए। जो वायु द्वारा जो भी सरण की प्रक्रिया होती है आपने पढ़ा था, वो आपको इसमें लिखनी है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है मृदा संरक्षण में पलवार का महत्व। पलवार वही तो है जो घास फूस के द्वारा मृदा की ऊपरी परत को ढकना, इससे जो मृदा का संरक्षण होता है, तो इसमें आपको पलवार का महत्व लिखना है। ठीक है। इसके बाद में सिक्स्थ क्वेश्चन है बीजोत्पादन में बीज का चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी अपन अपन कोई भी अपना बीज की बुआई कर रहे हैं और बीज का उत्पादन करना चाहते हैं, तो अपन को उस समय बीज का चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अपने बीज वाले टॉपिक में पढ़ा था, तो आपको वो लिखना है इसमें। ठीक है। इसके बाद में सेवन क्वेश्चन है बीज के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। अपने चार प्रकार पढ़े थे, मूल, केंद्रक और प्रजनक, आधार और प्रमाणित। इन चारों के बारे में विस्तृत लिखना है कि उनमें कौन कौन से टेग लगे रहते हैं, कहाँ कहाँ से उत्पादन होता है, क्या क्या कौन सा किसानों को फसल उत्पादन लिए बचाया जाता है उनके बारे में, और कौन सा आनुवांशिक भौतिक रूप से शुद्ध होता है, वो लिखना है इनके बारे में। ठीक है। इसके बाद आठवां क्वेश्चन है वायु द्वारा मृदासरण को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, उनमें कोई भी चार पांच कारक याद कर लेने हैं आपको। ठीक है, वो लिखना है इसमें। इसके बाद है सुसुप्तावस्था को भंग करने की विधियाँ, तो मैंने बताया था पूरी तो याद करनी नहीं है अपन को, दो तीन याद कर लेना। ऐसे क्वेश्चन ये आएगा नहीं, लेकिन आ जाए तो दो तीन याद कर लेना, उनको देख लेना। इसके बाद दीर्घात्मक प्रश्न, तो दीर्घात्मक प्रश्न भी देख लेते हैं। इसमें दीर्घात्मक में पहला है मृदा उर्वरता से क्या अभिप्राय है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। इसको प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारकों का विस्तृत वर्णन कीजिए। यानी मृदा की उर्वरता को प्रभावित करने वाले जो भी प्राकृतिक कारक अपने पढ़े थे बहुत सारे, 8 9 10, तो उनमें से आपको कोई भी चार पांच कारक याद कर लेने हैं। इसके बाद वायवीय सरण क्या है, वायु द्वारा होने वाले सरण को रोकने की विभिन्न विधियाँ लिखी है। तो अपन ने इसमें वायवीय सरण की परिभाषा लिखनी है, और वायु द्वारा जो भी जो सरण होता है उसको रोकने की विधियाँ पढ़ी थी अपन ने, तो वो विधियाँ लिखनी है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है मृदा उर्वरता से क्या अभिप्राय है, इसको प्रभावित करने वाले कृत्रिम कारकों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो अपने इसमें मृदा उर्वरता की डेफिनेशन लिखनी है, और अपने पहले वाला फर्स्ट क्वेश्चन था प्राकृतिक कारक का, और ये हैं कृत्रिम कारकों, तो इसमें कृत्रिम कारक का लिखने को भी चार पाँच। ठीक है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है मृदा संरक्षण की परिभाषा लिखिए और मृदा संरक्षण की सबसे संबंधित विधियाँ लिखिए। तो इसमें मृदा संरक्षण की जो परिभाषा लिखनी है अपन को, और मृदा संरक्षण की सबसे संबंधित जो भी अपने विधियाँ पढ़ी थी उनका कोई भी तीन चार लिख लेना है। ठीक है। इसके बाद उत्तम बीज के गुण और विशेषताएं का वर्णन कीजिए। जो भी उत्तम बीज है तो उसके गुण और विशेषता लिखनी है आपको इसमें। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है मृदा उत्पादकता क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो इसमें मृदा उत्पादकता की डेफिनेशन लिखनी है, और उसको प्रभावित करने वाले कोई भी चार कारकों को वर्णन करना है। इसके बाद सेवन क्वेश्चन है मृदा क्षरण क्या है, जल द्वारा होने वाले क्षरणों को समझाइए प्रकार से। यानी मृदा क्षरण क्या है वो लिखना है, और जल द्वारा जो भी क्षरण होता है जो अपने पढ़ा था वो आपको इसको प्रकार से लिखना है। इसके बाद एट्थ क्वेश्चन है जलीय क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। जो जलीय क्षरण को जो भी प्रभावित करने वाले कोई भी तीन चार कारक याद कर लेने हैं। ठीक है। इसके बाद वायव्य क्षरण क्या है, वायु द्वारा होने वाले क्षरण को प्रकार से समझाइए। इसमें वायु विसरण की परिभाषा और जो वायु द्वारा जो भी क्षरण होता है उसको जो प्रकार लिखे थे अपन ने, वो आपको इसमें लिखने हैं। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है सुसुप्तावस्था क्या है, सुसुप्तावस्था के प्रकारों को समझाइए। यानी सुसुप्त जो डोरमेंट्स होती हैं वो क्या है, और इसके प्रकार पढ़े थे अपन ने, प्राथमिक, द्वितीयक या प्रेरित या बलकर सुसुप्तावस्था, उनके बारे में इसमें लिखना है। ठीक है। इसके बाद ये अपने क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, और अपना ये बैच था जो बिल्कुल फ्री फ्री रहने वाला था 12th एग्रीकल्चर का। बैच का नाम है किसान बैच एक 1.0 ऑनलाइन मोड रहने वाला था ये। और अगर आपको ये जो भी अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इनमें से आपका एक भी क्वेश्चन पाया नहीं जाएगा, इनको सोल्व कर लेना। और अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो इसमें अपने नंबर दे रखे हैं, इन पर आप इस पर 12th एग्रीकल्चर लेके मैसेज कर देना। मैं आपको ग्रुप में जोड़ लूँगा, और उसमें आपको जो भी 12th एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी पीडीएफ हैं और जो भी ये वाली पीडीएफ है, ये सभी नोट्स वो सब उस पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। और जो नंबर है इन नंबरों पर आपको मैसेज कर देना है 70 23 34 08 वाले पे। इस पर 12th एग्रीकल्चर लिखे आपको मैसेज कर देना, आपको इस पर व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। ठीक है।